आयातित लीडर जो हैं और एक जो दिल्ली वाले झोला लेके घूमते हैं गमछा लगा के प्रोफेसर साहब, तो वो जो बोलते हैं, वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बोलते हैं। उनको ये पता नहीं है कि किस मंत्रालय का महत्व क्या है। जो मंत्रालय भारत सरकार के भारत के जीडीपी का 40% हिस्सेदारी रखता हो, जिसमें बेरोजगारी दूर करने की सबसे ज़्यादा क्षमता हो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्रालय है, जो कि आपको 250 करोड़ तक के टर्नओवर की सारी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें इतने रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की क्षमता है, उसका वो मजाक बनाने तैयार हुए। तो वो ज़माना भी देखा, हमको तो याद है कि 2005 से पहले जो ये मम्मी पापा की सरकार चल रही थी, उसमें तो रिपोर्ट ही नहीं जारी दर्ज करने दिया जाता था, एफआईआर दर्ज नहीं होता था। जब तक पटना से फ़ोन न जाए तब तक दरोगा की हिम्मत नहीं थी कि एफआईआर दर्ज करके पुलिस कोर्ट हो जाए। आपने देखा होगा कि एक सांसद को वर्दीधारी महिला पुलिस ने थप्पड़ लगा दिया एयरपोर्ट पर। हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर एक सांसद के साथ पिटाई की मुख्यमंत्री के पीए ने। जेल के अंदर जाएगा तो उसकी पत्नी को टिकट दे के विधायक बना देंगे। कोई क्राइम में डूबा रहेगा, उसकी पत्नी को कहीं, उसके भतीजे को, उसके बेटे को राजनीति में सेट करेंगे। तो ऐसे लोग जो ज्ञान देते हैं, तो उनको तो पहले आत्मज्ञान की आवश्यकता है, आत्मावलोकन की आवश्यकता है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। बता दें कि जो जीते हुए सांसद थे उसमें से कुछ को मंत्रालय मिला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन मंत्रालय को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने जो है अपने सहयोगियों को लॉलीपॉप दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। कैसे देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्रालय मिलते ही बड़ा हमला बोला है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव हमला क्या बोलेंगे, जनता ने उन पर हमला बोल दिया। उनको कहिए तो कि बुरी तरह से हराया जनता ने। उसके बाद भी अब उनको कुछ बोलना है। जो कुछ उनके एक हरियाणवी आयातित लीडर जो हैं और एक जो दिल्ली वाले झोला लेके घूमते हैं गमछा लगा के प्रोफेसर साहब, तो वो जो बोलते हैं, वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बोलते हैं। उनको ये पता नहीं है कि किस मंत्रालय का महत्व क्या है। और भारत सरकार का कोई मंत्रालय हो, बिहार सरकार का कोई मंत्रालय हो, वो लॉलीपॉप क्या होता है। हर मंत्रालय का अपना एक काम है और उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में काम करने की क्षमता होती है वो उसमें अपना रिजल्ट देता है। लेकिन इनको चूँकि हम बहुत तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से बिहार में 5-5 मंत्रालय लेकर बैठे हुए थे, तो इनके हिसाब से वो सब मलाईदार विभाग होता है। लेकिन जहाँ ठेकेदारी करने को मिले, जहाँ ठेकेदारों से डील करने को मिले, जहाँ पैसा इनको कुछ कमीशन मिले, वही सब विभाग इनको समझ में आता है कि अच्छा है। एमएसएमई मंत्रालय हमारे नेता से जीतन राम मांझी जी को मिला है। उस मंत्रालय के महत्व को शायद ये समझ जाते तो मुझे अच्छा लगता है। जो मंत्रालय भारत सरकार के भारत के जीडीपी का 40% हिस्सेदारी रखता हो, जिसमें बेरोजगारी दूर करने की सबसे ज़्यादा क्षमता हो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्रालय है, जो कि आपको 250 करोड़ तक के टर्नओवर की सारी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें इतने रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने की क्षमता है, उसका वो मजाक बना रहे हैं। बिहार में मत्स्य पालन और डेयरी का जो संभावना है, उस मंत्रालय का ये मजाक बना रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय, जो तीसरी सरकार कही जाती है देश की, पंचायती राज व्यवस्था आपके जिम्मे दिया गया, उसको सुदृढ़ करके आप पूरे देश को सुदृढ़ कर सकते हैं। अब तो बिहार में एनडीए की सरकार है ना, और केंद्र में भी गठबंधन की सरकार है। तो क्या लग रहा है, डबल इंजन की सरकार में कितनी और भी ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता है, या फिर फुल पावर में है कि मतलब आगे की जो पहिया है गाड़ी की वो स्मूथली चल सकती है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बगावत पे उतर चुके हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, कोई बगावत पे नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता हैं, वो एनडीए के बड़े नेता हैं, और एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं, तमाम बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है बगावत की या फिर कहीं कोई विद्रोह की। अब आप लोग अपनी भाषा बोलते हैं, हम नहीं कर सकते उस पर। लेकिन भारत सरकार का 100 दिन का एजेंडा है, इस सरकार का 100 दिन का एजेंडा है।
और बिहार सरकार अनवरत अपना काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार लगातार रिजल्ट भी दे रही है। अब किसी की आंखों पर पट्टी बंधी है, विपक्ष के नेता ये बात नहीं समझ पाते, वो आज मजाक बना रहे हैं। उनको शायद याद नहीं है कि 2004 से 2009 तक उनके पिताजी रेल मंत्री थे भारत सरकार में, लेकिन 2009 से 2014 तक उनके पार्टी का एक भी आदमी भारत सरकार के ऑफिस में नहीं जा पाया। लालू प्रसाद जी को 3 साल लग गए सोनिया गांधी से मुलाकात करने में, तो वो ये भूल जाते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी का जलवा है या नरेंद्र मोदी जी के काम करने का तरीका है कि हर दल को, चाहे किसी ने 1 सीट से चुनाव लड़ा हो या किसी ने जितनी सीटों से चुनाव लड़ा हो, उसकी क्षमता के अनुरूप। हमारे नेता कोई 10 एमपी के पार्टी नहीं चला रहे हैं, लेकिन उनको सम्मान दिया, उनके काम को सम्मान दिया, उनके अनुभव का सम्मान किया और आज उनको उतना बड़ा ओहदा दिया। तो दरअसल बात क्या है कि इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी दलित नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले किसी बड़े नेता को या किसी साधारण नेता को भी सम्मान मिलता है, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है और जो ग्राफ रिकॉर्डेड ग्राफ को विपक्षियों ने जो है उसको सोशल मीडिया पर जो है शेयर करने का काम किया। आपके जो मंत्री हैं, जो आपके नेतृत्व करता हैं हम पार्टी के, उन्होंने भी शराबबंदी पर जो है खुल करके बोला। उन्होंने कहा कि इसको उसको जो है कुछ गुजरात तर्ज पर इसको लागू किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं क्राइम और शराबबंदी, तो क्या लग रहा है कि अब इसमें भी कुछ जो है इसे लूज करना चाहिए? देखिए, ये कानून व्यवस्था की जो मसला है या फिर किसी वैधानिक चीज़ों का या कोई नीति का जो मसला है, ये सरकार के आपसी मंथन की बात है। ये हमारे प्रवक्ता के कह देने से या सड़कों पर बात करने से इसका निराकरण नहीं होता है। ये सरकार इस पर विचार करेगी। दूसरी बात, जो क्राइम का ग्राफ का सवाल है, तो क्राइम का ग्राफ जो है वो आपको वहाँ भी दिखता है जब क्राइम का रिपोर्ट शुरू होता है। हमने तो वो ज़माना भी देखा है। हमको तो याद है कि 2005 से पहले जो ये मम्मी पापा की सरकार चल रही थी, उसमें तो रिपोर्ट ही नहीं जारी दर्ज करने दिया जाता था, एफआईआर दर्ज नहीं होता था। जब तक पटना से फ़ोन न जाए तब तक दरोगा की हिम्मत नहीं थी कि एफआईआर दर्ज कर सकता था। हमने देखा है इसी बिहार में आईएएस की पत्नी के साथ महीनों किस तरह का घृणित काम हुआ, एक विधायक के बेटे ने किया, और उस पर कितना कोई कुछ नहीं। जब हाई कोर्ट और सीबीआई का मामला आया तब उस पर संज्ञान हुआ। तो हमने तो ऐसे भी कारनामे देखे हैं ना। हमने इसी जगह पे गौतम शिल्पी हत्याकांड देखा है। हमने कई तरह के इस बिहार को हर रात खूनी मंजर में डूबा हुआ देखा है। हर सुबह खून से लाल धरती होती थी बिहार की, कितने नरसंहार। तो हमने तो ऐसे कारनामे भी देखे हैं। तो उस बिहार से इस बिहार की तुलना करना, ये मुझे तो लगता है बेईमानी है। बाकी ठीक है, आदमी हैं, आदमी का एक स्वभाव है। क्राइम को हम बिल्कुल कह दें कि क्राइम फ्री कर देंगे तो ये बात हो नहीं सकती। हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं बैठा रह सकता है। या क्राइम कहाँ हो जाए, आपने देखा होगा कि एक सांसद को वर्दीधारी महिला पुलिस ने थप्पड़ लगा दिया एयरपोर्ट पर। हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर एक सांसद के साथ पिटाई की मुख्यमंत्री के पीए ने, वो भी देखा है हमने। तो वो तो इनको ख्याल नहीं आएगा। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। इनके यहाँ रोज़ तेजस्वी प्रसाद यादव के कान में जू नहीं रेंगता जब उनके भाई सरेआम थप्पड़ लगाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को पीटते हैं। उनके आवास में पिटाई हुई, उन चीज़ों का संज्ञान इनको नहीं। अपराधियों के साथ बैठेंगे, कारनामे करवाएंगे। हम तो पूरी कह रही है, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अपराधियों के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी के जितने एमएलए हैं। रेपिस्ट को जेल के अंदर जाएगा तो उसकी पत्नी को टिकट दे के विधायक बना देंगे। कोई क्राइम में डूबा रहेगा, उसकी पत्नी को कहीं, उसके भतीजे को, उसके बेटे को राजनीति में सेट करेंगे। तो ऐसे लोग जो ज्ञान देते हैं, तो उनको तो पहले आत्मज्ञान की आवश्यकता है, आत्मावलोकन की आवश्यकता है। अपराधियों का साथ छोड़ो, माफियाओं का साथ देना छोड़ो। ये भू माफिया, ये बालू माफिया, ये कौन कौन माफिया, आपके यहाँ कौन कौन क्या करता है वो सब पता है, लेकिन आप दूसरे पर आरोप करते हैं। बिहार को पता है, इसलिए गलती से इस बार 0 से 4 आ गए हैं, फिर 0 हो जाइएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।